दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम संविधान, जो भारत का संविधान है, उसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, है ना। भारत के संविधान, जो हमारा संविधान है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था है, उसके अंदर भारत की कौन सी भूमिका है, यानी कि भारत कौन सी भूमिका निभा रहा है। भारत में शासन प्रणाली वो संघात्मक है या फिर एकात्मक है, और इसके बारे में मैंने डिटेल से पिछले वीडियो मैंने बनाया था, जो राज्य व्यवस्था के बारे में है। उसके अंदर जो संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक के बारे में डिटेल से बात की गई है। और आज हम करते हैं संविधान की विशेषताएं, है ना। भारत का संविधान है और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। कंप्लीटली किसी भी प्रकार का आपके इसके अंदर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। पीछे किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। और इस संघात्मक बारे में जानकारी देख लेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना। भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं ना, क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारा संविधान है, मान लीजिए ये संविधान है ना। समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, बिल्कुल वकायदे के साथ समझाऊंगा। संविधान ये क्या है, संविधान है। अब देखिए, इसकी विशेषता बतानी है हमको, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे संघात्मक एकात्मक क्या होता है, और फिर सदनीय वगैरह उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इसकी विशेषता, क्योंकि इनकी जो मेन डिटेल है वो मैंने पहले वीडियो में बता दी है कि संविधान के बारे में बातचीत हमने की है। और इससे आगे हम लगातार अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। जब प्रत्येक एक एक अनुच्छेद है, आपको अंगुली पर याद होगा, है ना। अनुच्छेद में बात करने से पहले इस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लगभग 2 क्लास या 3 क्लास पर चलेंगे। उसके बाद में क्या है, हमारा अनुच्छेद वगैरह आ जाएंगे, है ना। चले देखते हैं। ये हमारा संविधान है ना। अब संविधान में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अब विशेषता बतानी है। हम जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ ना, अब मेरे अंदर ऐसी विशेषता बतानी है, क्या मतलब अलग पहचान है, जिसके अंदर मैं पहचान, मेरी पहचान होती है ना। जैसे ये मार्क कर लीजिए, अब इसके अंदर क्या अलग विशेषता बतानी है। जैसे इसकी विशेषता बता सकते हैं कि इसके अंदर भी ये मतलब कि बड़ा है ना, ये बड़ा है, पेन की तरह पतला नहीं है ना। फिर ये चलता है तो पेन की तरह मतलब कि पतला नहीं चलता है, मतलब कि थोड़ी बड़ी साइज में चलता है, जैसे इस प्रकार है ना। ये बड़ी साइज में चलता है, पेन की तरह बारिश से भी नहीं चलता है। ये इनकी विशेषता है ना खुद में। फिर इसके बाद क्या है, इनकी पेन की तरह इनके सही, जिस प्रकार पेन में सही नहीं डाली नहीं जा सकती, इसमें सही डाली जा सकती हैं। फिर इसमें मार्कर में सही डाली जाती थी ना, इसमें सही डाली जाती हैं। और इसी प्रकार की विशेषता संविधान है, जिसकी क्या विशेषता है ना। अब विशेषता देखते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, ये विशाल है। क्या है, विशाल है। इतना बड़ा संविधान है, कितना है, इतना बड़ा संविधान है, इतना बड़ा, है ना। देखिए, एक तो विशाल संविधान है, विशाल संविधान, विशाल संविधान हो गया, विशाल संविधान। फिर निर्मित है, क्या है, निर्मित है, निर्मित है। फिर क्या है, लिखित है। विशाल का मतलब हो गया सबसे बड़ा, हाँ। निर्मित, निर्मित का मतलब है कि ये संविधान है और इसके अंदर ये मतलब बड़ा हॉल है ना, मतलब जिसे हम संविधान सभा कहते हैं ना। जैसे संविधान सभा होती है ना, जो संसद भवन है, आज का हमारा भवन है संसद भवन, है ना। उसमें संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो ये सबसे बड़ा हो गया भवन। और इसके अंदर सब एक साथ व्यक्ति बैठे थे, है ना, एक साथ व्यक्ति। जैसे 349 बात करें कि कितने, 349 नहीं 89 है संविधान सभा में शामिल हो गए। फिर 299 संविधान सभा में शामिल हुए थे, और है ना, इसमें इस प्रकार शामिल हुए थे। और एक साथ मिलकर इन्होंने संविधान, इस मतलब कि निर्माण किया था संविधान का। एक साथ मिलकर संविधान का निर्माण किया था, इसके निर्मित हो गया। क्या भाई, ये निर्मित हो गया, लिखित। ये एक बुक के अंदर लिखित है, जो एक संविधान दस्तावेज है हमारा, उसके अंदर लिखित है बरोबर। किसी भी प्रकार का मतलब कि डाउट नहीं इसमें, मतलब कि एक एक बात है वो विस्तार से लिखी गई है ना। ये बात ध्यान रखनी है। अब विशाल क्यों है,
क्योंकि हमारा संविधान है वो कितने 355 अनुच्छेद, मतलब कि मूल संविधान है ना, 355 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां है ना, 355 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। वर्तमान में 465 हो सकते हैं, या फिर अभी बदला भी हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले 465 के आसपास थे। और 25 भाग है ना, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। अब इसमें कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन हाल ही में यही है ना, कुछ समय पहले जो आंकड़े थे पहले के अनुसार ये 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे आगे ये नहीं है, 355 के बाद 396 कोई अनुच्छेद नहीं है, नहीं कोई 97 है, नहीं कोई 98 है ना, ये इस प्रकार आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके अंदर ही जो कोई अनुच्छेद है उसमें अंदर शामिल किया गया है ना। जैसे 21 है, 21 मतलब कि 21 अनुच्छेद पहले था और उसके अंदर क जोड़ दिया, मतलब सॉरी क जोड़ दिया है ना, क्या जोड़ा, क जोड़ा। ये जब क जोड़ा तो क्या हो गया, 396 एक नया अनुच्छेद बन गया, 396 है ना। फिर देख सकते 301, 300 क जोड़ा गया, अब 300 क जोड़ा गया, क्या होगा, 97 अनुच्छेद। इस प्रकार बढ़ाया है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में 355 अनुच्छेद ही है, इससे आगे कोई अनुच्छेद नहीं। लेकिन जब ये क और एक है, एक संख्या है, क है, ए से ABCD वाला ए है, बी है, इस प्रकार का अनुच्छेद मिला के 465 वर्तमान में है। और हो सकता है अभी कुछ बदलाव हुए हैं, अभी संशोधन हो गए होंगे, लेकिन कुछ समय पहले मैंने देखा 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचित थी, है ना। और बुक में भी यही लिखी हुई है ना। और आगे देखते हैं। अब ये कोई विशाल क्यों है, क्योंकि इधर चीन का संविधान देखते हैं, 138 अनुसूचियां नहीं अनुच्छेद है, कितने चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद है और 4 अध्याय है ना, और एक प्रस्तावना। इस प्रकार अनुच्छेद कम है ना। और उसी प्रकार अमेरिका में 7 अनुच्छेद है, कितने 7 अनुच्छेद है। और इसी प्रकार कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में 128 है, किसी में 158 है, इस प्रकार का अनुच्छेद है ना। इसलिए इन सबसे बड़ा संविधान है ना। सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में, और हाल ही में परिवर्तन हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, तो संविधान की जो अनुच्छेदों की संख्या वो बढ़ रही है ना, घट तो नहीं रहे, बढ़ रही है। इसलिए संविधान, हमारा संविधान क्या है, विशाल संविधान है। क्या है, विशाल संविधान है, विशाल संविधान है ना। ये हो गया एक पॉइंट। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब एक बात आ सकती है, संविधान विशाल क्यों है, बड़ा क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर केंद्र राज्य को भी शक्ति दी गई है ना। और कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिसके अंदर हर चीज़ का, एक एक बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। और फिर हमारे संविधान में कितने 65 देशों के संविधान, 65 देशों के संविधान का वर्णन किया गया है। 65 देशों के संविधान को देख के जो उनकी जो सही बातें थी वो हमने ग्रहण की हैं हमारे संविधान के अंदर। 65 देशों के संविधान की एक एक बातें हमने ध्यान से देखी हैं, फिर उसके बाद में जो हमने अच्छी लगी है, जो हमारे हित में लगी है, वो चीज़ हमने संविधान सभा में शामिल की है ना। ये बात हमने की है, इसलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान बना है। आगे देखते हैं। ये है इसकी एक विशेषता, संविधान की क्या है, विशेषता है, होगी एक विशेषता, निर्मित लिखित विशाल संविधान है ना। आगे देखते हैं, ये नहीं मिटाना था संविधान है ना, ये रख देते हैं यहाँ पे, संविधान है ना, पहले बड़ा था छोटा हो गया ना संविधान। अब दूसरी विशेषता, सर्वोच्च संविधान। सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान। संविधान क्या है, सर्वोच्च संविधान। हमारा जो संविधान है वो कोई भी कानून है इससे बड़ा नहीं है ना। केंद्र की शक्ति है, केंद्र की शक्ति देखो, चाहे राज्य की शक्ति देखो, केंद्र की शक्ति, केंद्र की शक्ति वो इनसे ही प्राप्त होती है। ये संविधान सभा है ना, सॉरी ये संविधान है ना। केंद्र को जो शक्ति है वो इनसे प्राप्त करेगा, इनसे आगे नहीं बढ़ सकता है ना। और राज्य की शक्ति है,
राज्य की शक्ति है वो भी संविधान सभा से प्राप्त होती है, और न्यायपालिका से हो सकती है वो संविधान सभा से, मतलब कि संविधान से भी प्राप्त होती है। जैसे न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका न्यायपालिका इनको भी शक्ति है वो संविधान से ही प्राप्त होती है ना। और संसद में लोकसभा राज्यसभा उसका गठन है वो प्रक्रिया वो संविधान से प्राप्त होती है। इससे बाहर कोई नहीं है ना, इससे अलग से कोई भी इसे निर्णय नहीं ले सकते। संविधान सभा से कोई भी कानून कोई भी प्रक्रिया संविधान सभा से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए संविधान सभा क्या है, सर्वोच्च संविधान, ये सबसे बड़ी विशेषता है ना। एक बात मान ली, ये मार्कर है ना, अब मतलब इस मार्कर ने जो यहाँ पर चीज लिखती ना, जैसे ये मार्कर ने ये चीज लिखी, तो कोई भी मार्कर लेकर आ जाओ इससे मतलब अच्छा नहीं लिख सकता है ना। जैसे कोई भी पेन लेके आ जाओ, पेन होता ना वो इनसे बड़ा नहीं लिख सकता। पेन की जो लिखावट होगी वो इनसे छोटी होगी, इनसे छोटी होगी, बारीक होगी, बड़ी नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो संविधान सभा है हमारी, तो संविधान सभा के अलावा शक्ति किसी भी मतलब कि कोई भी पद है वो संविधान सभा से अधिक नहीं हो सकता, यानी उनकी शक्ति वो बाहर से प्राप्त नहीं कर सकता, वो संविधान सभा के अंदर से ही प्राप्त करेगा, संविधान के अनुसार ही वो कार्य करेगा। इस प्रकार जो संविधान सभा वो सर्वोच्च है, क्या है, सर्वोच्च है। ये बात ध्यान रखनी है, संविधान सभा की विशेषता है ना। आगे देखते हैं दूसरी विशेषता है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर व लचीला संविधान है, लचीला मिश्रण है ना। किस प्रकार, जैसे संविधान है, अब हमको आवश्यकता होती है ना तो इसके अंदर हम परिवर्तन भी कर सकते हैं ना, संशोधन कर सकते हैं। इनका जो संशोधन की वो प्रक्रिया कठोर भी है और लचीली भी है। प्रक्रिया क्या है, कठोर भी है और लचीली भी है संविधान की प्रक्रिया, है ना। जैसे कुछ हमें जैसे परिवर्तन है, जैसे राज्य का नाम में परिवर्तन है, या कोई राज्य का जो क्षेत्र है उसमें कोई इधर का क्षेत्र इधर मिलाना है। जैसे राजस्थान का कुछ हिस्सा है जो मध्य प्रदेश में मिलाना है, या मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है राजस्थान में मिलाना है, या फिर राजस्थान का हिस्सा है या मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो बीच में से निकाल के एक नए राज्य का निर्माण करना है। ये क्या लचीली मिश्रण है, मतलब कि लचीली प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसे हमें सुनमीय कहते हैं, सुनमीय है ना। और इसे कहते हैं अनमीय, अनमीय प्रक्रिया, ये चीज होती है। तो ये होगी। अब कठोर संविधान किस प्रकार, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कठोर संविधान ने किसी मतलब कि कोई विशेष परिवर्तन करना होता है, किसी बड़े लेवल में परिवर्तन करना है ना, किसी विदेश नीति के संबंध में परिवर्तन करना है, और कोई विशेष कानून पारित करना है, किसी को जैसे धारा वगैरह हटानी है, जैसे 370 धारा में हटाई थी, उसी प्रकार कोई की बड़ी लेवल में कोई यदि कोई काम करना था ना तो वो कठोर संविधान से होता है, जिसमें आधे राज्य का मतलब कि सहमति, और फिर आधे राज्य की मतलब कि जो संविधान सभा होती है उसमें आधे राज्य की सहमति, बहुमत, और फिर उसके अलावा जो विधानमंडल होते हैं उन सबकी कम से कम आधे राज्य की सहमति होनी चाहिए, आधे विधानमंडल की सहमति होनी चाहिए, तब वो संविधान में परिवर्तन होना। एक तो ये प्रक्रिया होगी, एक ये प्रक्रिया होगी, दोनों का तो मिश्रण हो गया ना, दोनों प्रकार के संशोधन है, दोनों प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया होती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है संविधान की। हमारा संविधान के अंदर कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार की प्रक्रिया है संशोधन की। बाकी दूसरे देशों में देखें ये नहीं है, दूसरे देशों में कठोर है और किसी में लचीली प्रक्रिया है। जैसे अमेरिका में कठोर है तो इंग्लैंड में लचीली प्रक्रिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया ये विशेष हो गई, एक ये होगी, ये एक दो हो गई, और एक वो तीन हो गई। कौन सी, निर्मित लिखित विस्तृत विशाल संविधान है ना। अब चौथी 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर है ना। 4 नंबर क्या है, संघात्मक संविधान। क्या है, संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव, की ओर झुकाव है ना। ये कौन सी, 4 नंबर है ना, 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर है ना, ये 1 नंबर वो होती है निर्मित लिखित विस्तार संविधान। हाँ ये हो गई।
अब इसमें क्या संघात्मक संविधान, क्योंकि हमारा संविधान है ना, जो हमारी शासन प्रणाली वो संघात्मक है। कैसी है? संघात्मक है, लेकिन हमको एकात्मक की ओर झुकाव दिखाई देता है। शासन व्यवस्था कैसी? जैसे हमारा केंद्र और राज्य संघात्मक की होता है ना, वो बताते हैं। ये हो गया केंद्र, है ना, और ये हो गया राज्य, हो गया, और इनके बीच में संबंध है। क्या है? संबंध के आधार मत है। एकात्मक क्या होता है? ये एकात्मक होगा ना, सब सारी शक्ति इसके अंदर होगी, है ना, और संघात्मक होगा ना तो सारी मतलब कि दोनों को बराबर शक्तियाँ मिलेगी, इनको भी और इनको भी बराबर शक्तियाँ, है ना। दोनों के बीच किस प्रकार की शक्तियाँ? बराबर शक्तियाँ, एकात्मक और संघात्मक है। ये होती है संघात्मक सुविधा। लेकिन हमको एकात्मक की ओर झुकाव दिखाई देता है। क्यों? कभी जैसे आपातकाल की व्यवस्था होती है, जिसमें आपातकाल लगता है, उन्हें संपूर्ण शक्ति वो केंद्र में नीत हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है तो मतलब संपूर्ण शक्ति वो मतलब राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है, तो हम वो एकात्मक की ओर झुकाव दिखाई देता ना। और हम जैसे एकल नागरिकता है, वो हम एकात्मक की ओर झुकाव दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार हमको एकात्मक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में संघात्मक संविधान है ना। क्या है? संघात्मक संविधान है। समझ हो गया? और ये 3 प्रकार के होते हैं, संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक। क्या है? तीनों बताता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जो मतलब कि राज्य व्यवस्था का जो अध्याय है, यानी जो हमारा राज्य व्यवस्था है उसके बारे में जो अध्याय है, उसके बारे में इसके बारे में मैंने बात की है। परिसंघात्मक, है ना, परिसंघात्मक एक ये होता है परिसंघात्मक, और एक ये होता है, और एक दूसरा होता है संघात्मक, है ना, और एक तीसरा होता है एकात्मक। 3 नंबर एकात्मक। क्या होता है? एकात्मक। अब इसी एक नाम से जाना जाए, अविनाशी राज्य का विनाशी संघ। क्या? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, और इसे क्या जाना जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, है ना। और इसका मतलब क्या था? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। और ये प्रक्रिया वो किसमें? इंग्लैंड में। उदाहरण भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रक्रिया किसमें है? भारत में है। और ये प्रक्रिया किसमें है? अमेरिका में है। किसमें? अमेरिका में है। एकात्मक संविधान किसमें? अमेरिका में है। संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक अमेरिका में है। जैसे इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, ये परिसंघात्मक है ना। रूस, है ना। इंग्लैंड हो गया एकात्मक, ये रूस हो गया, और संघात्मक भारत हो गया, और एकात्मक इंग्लैंड से अमेरिका हो गया ना, अमेरिका। अब ये चीज़ है, ये देना परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक। इसके अंदर भारत ने संघात्मक व्यवस्था अपना रखी है, और एक होती है एक सदनीय और द्विसदनीय। ये भी बता क्या होता है, साथ में बता देता है, क्योंकि आपको समझ में सरल तरीके से आ जाएगा। एक सदनीय, द्विसदनीय, एक सदनीय, द्विसदनीय। अब यहाँ पर समस्या होती है ना कि भाई अब एकात्मक और एक सदनीय, यहाँ पर लफड़ा होता है ना, समस्या यहाँ पर होती है। एक सदनीय और एकात्मक, द्विसदनीय और संघात्मक, ये क्या है? इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये थे केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार के होते हैं। और एक सदनीय होती है जो मतलब कि व्यवस्थापिका, जो कार्यपालिका, यानी जो शासन प्रणाली, उनके 3 अंग होते हैं ना। 3 अंगों की जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के संबंध किस प्रकार के हैं, वो हो गए एक सदनीय और द्विसदनीय। ये होती है एक सदनीय, द्विसदनीय, है ना, संबंध के आधार में होते हैं। संघात्मक संविधान, है ना। और तीसरा, ये 4 नंबर हो गया संघात्मक संविधान, लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव, है ना। 5 नंबर बताते हैं।
प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। पांचवा है ना, हमारा संविधान है ना वो प्रभुत्व संपन्न, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि इन पर किसी भी प्रकार का किसी का भी अधिकार नहीं है। हमारा जो भारत है, भारत पर किसी विदेशी राज्य है, कोई दूसरा राज्य देश है, उसका मतलब भारत पर अधिकार नहीं है ना, नियंत्रण नहीं है। और भारत अपने चाहे जिस प्रकार विदेश नीति अपना सकता है, जिस राज्य से चाहे उस राज्य से संबंध बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दूसरा राज्य इस पर अटैक मतलब कि कोई भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहले हम कोई भी कार्य करते थे तो इंग्लैंड हमारा हस्तक्षेप करता था, जिस समय हम गुलाम थे, और उसके बाद में हम आज़ाद होने के बाद में स्वतंत्र हो गए, प्रभुत्व संपन्न हो गए। तो इसी प्रकार हमारा संविधान वो प्रभुत्व संपन्न है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये अपने इच्छा अनुसार कानून, इसके अनुसार कानून लागू होते हैं और इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई भी दूसरा राज्य है, कोई दूसरे राज्य का संविधान है, वो हम पर अटैक नहीं कर सकता, मतलब कि अपने अधीन नहीं कर सकता, है ना। प्रभुत्व संपन्न, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, विदेश जैसी स्वतंत्र है, इच्छा अनुसार विदेश से संबंध बना सकते हैं, इच्छा अनुसार कोई भी चीज़ वगैरह खरीद सकते हैं, दूसरा राज्य हमारे साथ अटैक मतलब कि हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है ना। इस प्रकार हमारा संविधान क्या प्रभुत्व संपन्न संविधान है। किसी का संविधान, देश का संविधान वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी नहीं है, और इसी प्रकार हमारा संविधान प्रभुत्व संपन्न संविधान है ना, ये बात है। दूसरी बात है पंथ निरपेक्ष। क्या है पंथ निरपेक्ष? छठा पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये क्या होता है? यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, पैक्स में पंथ निरपेक्ष, ये होता है धर्म निरपेक्ष। हमारा कभी कभार मतलब कि यहाँ से लगता है धर्म निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है ना, वही दोनों मतलब होती दोनों ही बातों सेम ही है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। अब इस धर्म निरपेक्ष में क्या होता है कि मतलब संविधान, मतलब भारत का संविधान है ना, उसका खुद का कोई धर्म नहीं होता है ना। हमारा संविधान है, इसका कोई भी धर्म नहीं होता, नहीं कोई हिंदू धर्म होता, नहीं मुस्लिम धर्म होता है, नहीं ईसाई धर्म होता है, नहीं सिख होता, नहीं बौद्ध होता, नहीं जैन होता, किसी प्रकार का धर्म नहीं होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, इसका कोई धर्म नहीं होता। और यदि कोई धर्म काम कर रहा है ना, जैसे हिंदू धर्म है, यहाँ पर कोई मंदिर है, यहाँ पर ये रैली निकाल रहा है, और यहाँ पर पास में यहाँ पर मस्जिद पड़ती है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर मस्जिद में अजान वगैरह होती है ना, तो यहाँ पर ये खड़े हैं और यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और डीजे वगैरह बज रहे हैं ना, तो इस इनके तो प्रॉब्लम होगी ना, फिर दिक्कत तो होती है ना, कभी ये भी दिक्कत होती है। फिर हमारा भाई संविधान तो स्वतंत्र नहीं है, सॉरी निरपेक्ष है ना, धर्म निरपेक्ष है, धर्म की मान वो हस्तक्षेप नहीं करेगा ना, फिर ये भी यहाँ जा सकता है और ये भी बीच में रोक सकता है ना अपनी इच्छा अनुसार, मतलब कि संविधान में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ पर समस्या होगी, लड़ी होगी, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, क्योंकि भारत हमारा संविधान तो इसके अंदर कुछ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया नहीं अपना कि हमने पंथ निरपेक्ष अपनाई है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, है ना, संविधान का तो कोई धर्म नहीं होगा। और यदि जरूरत पड़ती है, किसी धर्म को खतरा है ना, और किसी धर्म दूसरे धर्म के साथ कोई लड़ी झगड़े होती हैं, लड़ी झगड़े होते हैं, तो ये मतलब कि संविधान है, जो सरकार है, इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसलिए हमने पंथ निरपेक्ष प्रणाली अपनाई। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, एक धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। और हमने पंथ निरपेक्ष अपनाया, क्या अपनाया? पंथ निरपेक्ष अपनाया है ना। ये कब अपनाया? 42वें संविधान संशोधन 1976, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये बात जोड़ी गई है प्रस्तावना के अंदर। ये पहली मतलब कि संशोधन था प्रस्तावना के अंदर, इसके बाद में अभी तक कोई प्रस्तावना के अंदर संशोधन नहीं हुआ, है ना। देखते हैं आगे, पंथ निरपेक्ष हो गया। आगे है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या होता है? जो शासन की संपूर्ण शक्ति है वो जनता में निहित है। किसमें? जनता में निहित है ये शक्ति है ना। और इसकी शक्ति की जो मतलब कि यहाँ पर जो मतलब कि संविधान सभा है, जो भी चीज़ है ना, इनकी संपूर्ण शक्ति है लोकतांत्रिक गणराज्य की, वो संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। किसमें? जनता में। जनता अपने इच्छा अनुसार काम करती है, और जनता वो प्रतिनिधित्व चुनेगी, है ना। प्रतिनिधित्व के माध्यम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से सरकार चलाएगी, है ना, चलाएगी ना। तो जनता ये प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाती है, इसलिए हम लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। तीसरा है, और ये छठा हो गया, छठा हो गया ना, ये 7वां है ना। और 8वां है समाजवादी। क्या है?
समाजवादी राज्य है ना। आगे क्या है, समाजवादी राज्य है, यानी कि हमारा संविधान में समाजवादी राज्य है वो सब जोड़ा गया है, यानी क्योंकि पहले हमने सोचा था कि भी जिस समय संविधान का निर्माण होता, जिसमें हमने प्रस्तावना का निर्माण किया था, उस समय समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था। क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि संविधान सभा के लोगों ने, सदस्यों ने सोचा था कि यदि हम इसे समाजवादी राज्य शब्द जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक धर्म के प्रति जो हमने धर्म निरपेक्ष अपना रहे हैं, धर्म का हम राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, इस प्रकार एक धर्म हो सकता है। समाज की बात करते हैं, अलग अलग समाज होते हैं, हिंदू धर्म का अलग समाज होता है, मुस्लिम धर्म का अलग समाज, समाज की बात करता ना समाजवादी, तो ये कोई बात नहीं होनी चाहिए समाजवादी। इसलिए उस समय मैंने समाजवादी नहीं अपनाया था, और 42वें संविधान संशोधन 1974 में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है ना, समाजवादी राज्य। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो संविधान हमारा जो सरकार होती है, हमारा जो देश होता है, उनको गति करने के लिए, यानी कि उनको जो निर्देश देने के लिए, उनको आगे मतलब आगे जो बात बताने वाले, यानी कि आगे निर्देश देने वाले की जो प्रक्रिया वो समाजवादी है। यानी हमने यदि हम समाज के बारे में सोचेंगे, समाज के हित के बारे में यदि हमारी सरकार सोचेगी, है ना, तो हमारा देश से प्रगति करेगा, है ना, आगे बढ़ेगा, है ना। समाजवादी राज्य, समाज के बारे में हित में सोचना, समाज के हित में सोचना समाजवादी राज्य है। क्या है? समाजवादी राज्य। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने समाजवादी राज्य अपनाया है ना, इसमें समाजवादी राज्य है। ठीक है, और आगे देखते हैं। 9 है संघीय व्यवस्था। क्या है? संघीय, इधर हो सकती है संघीय व्यवस्था। क्या है संघीय व्यवस्था? ये क्या है आगे देखते हैं। वही बात, संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, सॉरी संघीय नहीं, संसदीय व्यवस्था ना, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। अब ये देखें, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध किस प्रकार का होता है ना, वो होते संसदीय व्यवस्था। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका लागू करेगी, है ना, और न्यायपालिका न्याय करेगी। तो इस प्रकार हमारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध किस प्रकार का है, उस आधार पर हमने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने संसदीय व्यवस्था अपना रखी है। एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। संसदीय व्यवस्था हो गई। स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। कहाँ लिखे? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका नाम आएगा ये 10वां, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना। जिस प्रकार चीन के संविधान की तरह चीन में जो न्यायपालिका वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है ना, वो मतलब कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, चीन में जो साम्यवादी बदल है वो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, है ना। तो उस प्रकार हमारे देश के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसी की तरह मतलब कि चीन के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है ना, और हमारे देश संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो हमारी न्यायपालिका वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है किसी का भी। उसे कोई भी जो पद है, कोई भी सरकारी पद है या फिर कोई अलग कार्य करता है, उस पर किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से स्वतंत्र है न्यायपालिका। वो अपनी इच्छा अनुसार है वो न्याय करती है ना, मतलब कि बिल्कुल निरपेक्ष होकर न्याय करती है। जो इसमें जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, और इनकी जो वेतन भत्ते हैं वो निश्चित होते हैं, और इनका कार्यकाल है वो 65 वर्ष तक निश्चित होता है। इस पर एक स्वतंत्र है ना, ये अपने बिल्कुल निरस्त होकर कानून मतलब कि न्याय करते हैं, है ना। इस पर हमारा जो स्वतंत्र संविधान व्यवस्था है, संसदीय हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? सबसे बड़ी विशेषता उसकी ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है ना। आगे देखते हैं। ये हो गई, और 10 बहुत है कि एक दो और बताएं। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, और संसदीय व्यवस्था हो गई, समाजवादी राज्य हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और प्रभुत्व संपन्न हो गया, और कठोर लचीला मिश्रण हो गया, और संघात्मक संविधान लेकिन एकात्मक और झुकाव हो गया, है ना। ये चीज सारी हो गई। निर्मित लिखित विस्तृत संविधान हो गया,
और तो क्या बचा है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं विशेष बात तो। हाँ, अब आगे देखते हैं। आगे हम संविधान में की जो मतलब कि वर्गीकरण बारे में बात करें। संविधान का वर्गीकरण क्या करेंगे, संविधान का वर्गीकरण। दस पॉइंट बता दिए विशेषता का। हाँ, संविधान की विशेषता का 10 पॉइंट बता दिया, आपका ध्यान रख के इसको मतलब कि पढ़ना है, बोलना नहीं। और मैंने नहीं रटाया है, बिल्कुल समझा के हर चीज बताइए, एक एक चीज समझाइए, है ना, इस बात का ध्यान रखना। संविधान वर्गीकरण, ये क्या है, ये बातें निर्माण या विकास प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर इसके भी 2 भाग है। कितने हैं? 2 भाग है। निर्मित व लिखित, लिखित संविधान, है ना, संविधान। और ये यहाँ पर देखें, विकसित अलिखित संविधान व अलिखित संविधान, संविधान, है ना। संशोधनीयता के आधार पर कठोर अनियमीय, कठोर, है ना, लचीला, सुनमी, है ना, इसको इस नाम से जाना जाता है, सुनमी, है ना। और तीसरा है केंद्र व राज्य के संबंधों का आधार है, केंद्र व राज्यों के संबंधों के आधार पर, है ना। अब ये कितने प्रकार करते हैं ये देखते हैं। परिसंघात्मक, वही चीज सेम घूम फिरा के यहाँ थी। परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक, है ना, हो गई। अब ये तक मतलब कि हमारा संविधान है, संविधान का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है ना। निर्माण है, विकसित, निर्माण है, विकास प्रक्रिया का आधार। हमारा संविधान है वो निर्मित और लिखित संविधान है। क्या है? निर्मित और लिखित संविधान है। विकसित अलिखित संविधान है। ये किसका है? इंग्लैंड का। क्या है? इंग्लैंड का। भारत, ब्रिटेन, है ना। संशोधन के आधार मत है कठोर, अनियमित और लचीला संविधान। ये दोनों प्रक्रिया किस में? भारत में है, भारत में, है ना। और केंद्र राज्य के आधार मत संघात्मक, भारत। ये किस में? रूस हो गया ना। एकात्मक अमेरिका, है ना। ये चीज हो गई, इस बारे में ध्यान रखना, ये चीज हो गई, है ना। अब हम बात करेंगे संघात्मक एकात्मक के बारे में विस्तार से, है ना। इनकी विशेषता और इनके जो अंतर है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखता हूँ टाइम कितना हो गया, फिर आगे बताता हूँ। हो जाएगा लगभग, ठीक है, चलते हैं।
ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बता दो ना। अब संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, संविधान, क्योंकि कुछ इतिहासकार हमारे संविधान को संघात्मक मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको एकात्मक संविधान मानते हैं, और कुछ इतिहासकार है इसको संविधान को नहीं तो एकात्मक मानते हैं नहीं संघात्मक मानते हैं, इसका जो बीच की प्रक्रिया वाले मानते हैं, है ना। डॉक्टर के वी वियर शायद तक यही है, डॉक्टर के वी हवैयर, डॉक्टर के वी हवैयर, के वी हवैयर होना चाहिए, है ना। दिख भी नहीं रहा है। छोड़ो, नहीं दिख रहा है ना, इधर ही था लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। के वी हवैयर है ना, डॉक्टर के वी हवैयर, इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो संविधान है वो क्या अर्ध संघात्मक, क्या है अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। इन्होंने क्या क्या कि हमारा संविधान है वो क्या है अर्ध संघात्मक है, क्या है अर्ध संघात्मक है। कैमरा कुछ कैसा लग रहा है। अब लगाते हैं सही, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना। केवी ने के सी है, क्या है के सी, ये सही है के सी। ये क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, संघात्मक नहीं है, क्या है अर्ध संघात्मक है। और इसके बाद जो हमारा संघात्मक की विशेषता के बारे में बात करेंगे, इसका लक्षण क्या है, विशेषता क्या है, फिर एकात्मक की विशेषता क्या है, लक्षण क्या है। फिर इस आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत का संविधान है हमारा वो किस प्रकार है, संघात्मक है या फिर एकात्मक है ना। पहले विशेषता है, इसके लक्षण देखते हैं, संविधान के लक्षण, संविधान के लक्षण, लक्षण क्या है, पहला शक्तियां व कार्य, कार्य का विभाजन, क्या है विभाजन, विभाजन। देखिए शक्तियां कार्य यानी केंद्र और राज्य, ये देखें ये देश है हमारा, क्या भारत है ना, और इसके अंदर राज्य हैं अलग अलग, ये दिल्ली हो गया ना, दिल्ली यहाँ रखते हैं, दिल्ली हो गई। अब इसमें क्या शक्तियां का बंटवारा किया गया, इसकी भी शक्ति अलग है, सबके बरोबर यहाँ पर शक्ति होगी, और जो पूरा संपूर्ण भारत है उनकी शक्ति अलग है, बरोबर शक्ति का बंटवारा है। ये भी शक्ति संविधान से प्राप्त करता है, और मतलब कि भारत भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी मतलब शक्ति किसे प्राप्त करता है, केंद्र ने संविधान से, है ना। और कार्य, और इनके जो कार्य है उनका भी विभाजन किया गया, बरोबर विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया कार्य का। ये कार्य है वो केंद्र का है और ये कार्य क्या है वो राज्य का है। इस प्रकार शक्तियां और कार्य का विभाजन है, और इस आधार में शक्तियां और कार्य के विभाजन के आधार में हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान क्या है संघात्मक की ओर दिखाई देता है, क्या है संघात्मक की ओर दिखाई देता है। पानी पी लेता हूँ। है ना, और देखते हैं संविधान, सुनियमियता, क्या है संविधान सुनियमियता ना, संविधान सुनियमियता।
सुनियमितता नहीं, अनियमितता, अनियमितता क्या है? अनियमितता। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमारा संविधान है वो कठोर भी है, लचीला भी है। और कठोर होने पर क्या है, शक्तियों का दोनों को बराबर मिलता है कि भाई कुछ ऐसे अधिकार भी है जिसमें संशोधन नहीं होता ना, जैसे कुछ ऐसे भी प्रावधान हो जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 368 अनुच्छेद के माध्यम से बहुत परेशानी के जब अधिक जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, कुछ ऐसे कानून विधि अधिवेशन भी होते हैं, मतलब विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है ना, पता ना, जिसे हम संविधान अनियमितता कहते हैं ना, कठोर संविधान है ना, अनियमितता। यह भी संविधान अनियमितता जिसके माध्यम से इसको भी शक्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता और जो केंद्र की शक्ति है उसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए संविधान अनियमितता है ना। और लिखित संविधान, तीसरा क्या है, लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान। हमारा संविधान क्या है, एकदम लिखित है ना, अलिखित नहीं, विकसित है, निर्मित है, लिखित संविधान है ना। तब लिखित संविधान है, संविधान बराबर एकदम लिखा गया है तो शक्तियाँ भी बराबर मिलती है ना। अब जो चीज़ लिखती है उसके अंदर केंद्र राज्य को शक्ति बराबर मिलती है ना, तो अब इसमें लिखित संविधान होने के कारण इसमें कुछ गड़बड़ी भी नहीं होती है। जैसे केंद्र है मतलब कि राज्य पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना, केंद्र है वो राज्य पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब नहीं करेगा ना तो फिर संविधान क्या मतलब कि संघात्मक होगा, क्या होगा, संघात्मक होगा। अब एकात्मक संविधान में क्या होता है कि संपूर्ण शक्ति वो केंद्र के हाथ में होती है ना, राज्य के हाथ में नहीं होती है। और जब शक्ति राज्यों के हाथ में होती है तो उसे हम क्या, संघात्मक संविधान कहते हैं। बराबर शक्ति मिलती है और संविधान में लिख दिया जाता है हर चीज़, एक एक पॉइंट है, एक एक कारण है, एक एक कार्य, एक एक शक्ति है, वो लिख के संविधान में लिख दी जाती है संविधान के अंदर, फिर वो लिखित होता संविधान है ना, इस प्रकार लिखित संविधान है। और 4 पॉइंट, सर्वोच्च संविधान, सर्वोच्च संविधान, सर्वोच्च संविधान। अब इसमें क्या होता है, सर्वोच्च संविधान, संविधान सर्वोच्च है, ये संविधान हो गया, मतलब हमारे भारत है, भारत का तो संविधान हो गया। इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे बड़ा संविधान यही होता है ना। अब ये भी शक्ति इनसे प्राप्त करेगा, सारा एक ही पॉइंट है, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है ना। ये भी शक्ति इनसे प्राप्त करेगा और मतलब कि भारत नहीं, केंद्र सरकार भी शक्ति इनसे प्राप्त करेगा और राज्य भी इससे शक्ति प्राप्त करेगा। और ये नहीं तो ये इससे बाहर जाके कोई कार्य कर सकता है ना, और नहीं केंद्र सरकार इससे बाहर जाके कार्य कर सकती है। हमारा संविधान सर्वोच्च हो गया भाई, देखे नहीं तो ये बाहर जाकर काम कर सकता है और नहीं ये बाहर जाकर कोई कार्य कर सकता है। तब ये इससे बाहर जाकर कोई भी दोनों कार्य नहीं करेंगे तो संविधान क्या होगा, सर्वोच्च होगा। ये होगा ना संविधान सर्वोच्च, तो ये चौथी विषय संविधान सर्वोच्च है। तो संविधान सर्वोच्च के आधार पर हमें लगता है कि हमारा संविधान क्या है, संघात्मक संविधान है ना। कैसा, संघात्मक संविधान है। 5 न्याय पालिका स्वतंत्रता। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। अब यदि मान लीजिए केंद्र सरकार है ना, तो ये केंद्र सरकार है, ये इससे बाहर जाके काम करती है ना, बाहर जाके काम क्या करेंगे भाई, राज्य के विरोध में काम करेंगे ना, कुछ अलग विशेषता काम नहीं करेगी ना। अब ये बाहर जाके काम करेगी तो राज्य के विरोध में काम करेगी, क्या करेगी, राज्य के विरोध में काम करेगी। तो राज्य के विरोध में काम करेगी तो न्यायपालिका यहाँ पर आ जाएगी, ये बोल देगी भाई ये काम आपका नहीं है, ये इसका यहाँ पर रोक लगा देगी, तो ये फिर बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर रहेगा। तो फिर भाई राज्य की सुविधा होगी, राज्य की सुरक्षा होगी ना। अब राज्य भी है, इससे केंद्र से बाहर जाके काम नहीं करेगा, संविधान के अलग बाहर जाके काम नहीं करेगा। यदि बाहर जाके काम करेगा न्यायपालिका यहाँ पर आ जाएगी कि भाई राज्य तुम ये काम नहीं करेगा। ये बाहर जाके क्या करेगा, केंद्र से हटकर कुछ काम करेगा, ये कुछ ऐसे काम करेगा जो केंद्र सरकार मान्यता नहीं देती है, कुछ ऐसे काम करेंगे जो संविधान है इनको मान्यता नहीं देता है मान्यता। तब यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका रोक लगा देगी, क्या कर देगी, रोक देगी न्यायपालिका, है ना। और अब इनके विशेषता देखते हैं, विशेषता सेम बात है, विशेषताएं दोहरी शासन प्रणाली क्या है, दोहरी शासन प्रणाली है ना, संविधान के लक्षण है ना। संविधान है संघात्मक है यहाँ पर, हाँ ध्यान रखना, संविधान के लक्षण नहीं, संघात्मक संविधान लिख दिया मैंने, संघात्मक है ना, संघात्मक के लक्षण, संघात्मक संविधान है ना।
पूरे लिख देता हूँ। संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान के लक्षण है ना ये सारे। अब लेकिन हम क्या गड़बड़ हो जाती है। अब आती है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली होगी, अब केंद्र में भी शासन प्रणाली होती है और राज्य में भी शासन प्रणाली होती है ना। और दोहरी, अब इसमें क्या था भाई, केंद्र में भी राष्ट्रपति होता है और उसी प्रकार राज्य में भी राष्ट्रपति होता है ना। केंद्र में संसद होती है ना, इस प्रकार राज्य में भी विधानमंडल होता है। और केंद्र में भी 2 सदन होते हैं, लोक सदन, राज्य मतलब लोकसभा राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य में भी 2 सदन होते हैं, विधान मतलब कि विधान परिषद और विधानसभा ये होती है ना। अब ये सारी प्रक्रिया होने का आधार हम इसमें क्या कहते हैं, दोहरी शासन प्रणाली। क्या कहते हैं, दोहरी शासन प्रणाली। अब कुछ और काम देखते हैं ना, जैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं, वही शक्तियाँ का मतलब कि बराबर शक्तियाँ का बंटवारा। अब देख लेते, शक्तियाँ का स्पष्ट विभाजन हो गया, स्पष्ट विभाजन हो गया। क्या है, विभाजन हो गया ना। शक्तियाँ का स्पष्ट विभाजन हो गया, हम दोनों के बीच शक्तियाँ बराबर मिल गई, तो इनको भी शक्ति मिल गई बराबर और इनको भी शक्ति बराबर मिल गया ना। अब शक्तियों का विभाजन हो गया, जब विभाजन होगा तो क्या हो गया, ये संघात्मक हो जाएगा। ये भी विशेषता, ज़्यादातर लक्षण विशेषता सेम ही है ना। अब 3 नंबर देखते हैं, वही लिखित संविधान, निर्मित संविधान है ना, विस्तृत मतलब कि लिखित संविधान, लिखित संविधान, संविधान। फिर वही मतलब कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। और फिर आगे देखते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका का विभाजन, कार्यपालिका का विभाजन है। दोनों स्वतंत्र हो गई। अब ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, हालांकि ये संसदीय व्यवस्था है, लेकिन ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। शक्तियों को बराबर बंटा है, ये भी संविधान बनाती है और ये लागू करती है। फिर ये संघात्मक वाला हिस्सा हो गया ना, जब ये दोनों ही एक हो जाती है, फिर एकात्मक हो जाती है, एक सदनी हो जाती है। और दोनों एक हो जाती है, एक सदनी होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या हो जाती है, एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार क्या हो गया हमारा संघात्मक संविधान के लक्षण है ना, संविधान के लक्षण नहीं है, संघात्मक संविधान के लक्षण है। ये बात याद रखो, लिखने में गड़बड़ी कर दी थी है ना। आगे देखते हैं, एकात्मक संविधान के लक्षण। क्लास चल रही है ना, चल रही है। एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। अब इसके क्या लक्षण है, पहला देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब राष्ट्रपति क्या करेगा, ये मान लो राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है ये। अब यहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पर राज्यपाल है ना, राज्यपाल है ना, यहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा ना। अब राष्ट्रपति करेगा, अपने इच्छा अनुसार नियुक्त करेगा ना। अब ये क्या एकात्मक वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर नियुक्ति यदि मुख्यमंत्री के द्वारा, यहाँ पर कोई मतलब कि मुख्य न्यायाधीश होता है, उनके द्वारा यहाँ पर नियुक्ति होती है राज्यपाल की। अब राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्ति करता है राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्ति करेगा राज्यपाल की। तो ये क्या संघात्मक हिस्सा देकर देगा या एकात्मक वाला, तो हमको क्या देकर देगा, एकात्मक वाला हिस्सा देकर देगा है ना। फिर आगे देखते हैं, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति है ना। राज्य सूची, अब कुछ कार्य होते हैं तो 3 सूची होते हैं, राज्य सूची और
केंद्र सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची होते हैं। अब राज्य सूची पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो वो कार्य कौन बनाता है, मतलब कि कानून कौन बनाता है, केंद्र मतलब कि संसद बनाती है, केंद्र सरकार है वो इसमें कानून बनाती है। अनुच्छेद 249 249 ये कहता है कि यदि राज्य में विधानमंडल होते हैं, यदि वो दो तिहाई बहुमत से केंद्र को सूचित करते हैं, बहुमत से केंद्र को सूचित करते हैं भाई 2/3 बहुमत से केंद्र को ये सूचित करते हैं कि यहाँ पर कानून बनाइए आप, नहीं जो इस प्रकार के जो प्रक्रिया है यानी हमारे राज्य पर आप इस प्रकार का कानून बनाइए। ये जब राज्य कहते हैं अनुच्छेद 249 के अनुसार, तो अनुच्छेद 249 के अनुसार 2/3 बहुमत से निर्णय लेकर सरकार को ये निर्देश देते हैं, जो संसद होती है, व्यवस्थापिका होती है, उनको ये निर्देश देते हैं कि हमारे इस प्रकार का कानून बनाइए, तब वो कानून बनाते हैं। अब क्या ये जब ये निर्देश देंगे, अनुच्छेद 249 में मालूम होता है ना कि एकात्मक की ओर झुकाव है, भाई इसके अनुसार एकात्मक की ओर झुकाव देखिए देता है ना 249 के अनुसार 2/3 बहुमत से राज्य मतलब राज्य होते हैं वो केंद्र को सूचित करते हैं, संसद को सूचित करते हैं कि हमारे यहाँ पर कानून बनाइए, है ना। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है, मतलब संसद की शक्ति है, किसकी, संसद की शक्ति है ना। और तीसरा देखते हैं, राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, है ना। राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, है ना। देखिए मान लीजिए ये राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश है ना, दोनों की सीमा लगती है बराबर 1600 मीटर लगती है। कितनी लगती है? 1600 मीटर, ये भी बता देता हूँ। 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर है ना। अब इसमें क्या था, यदि सरकार चाहती है ना, सरकार चाहती है तो इनके बीच में इन राजस्थान का नाम चेंज कर सकती है, इनका नाम चेंज कर सकती है, और यदि चाहती है तो इनका भी हिस्सा निकाल सकती है, इनका भी हिस्सा निकाल सकती है, और एक नया राज्य बना सकती है ना। और यदि सरकार चाहती है तो इसका जो हिस्सा है वो इसमें मिला सकती है। बड़े लेवल में बताते हैं आपको, है ना। अब यदि सरकार चाहती है तो इसमें नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, कोई भी क्षेत्र का नाम चेंज कर सकती है। और यदि चाहती है तो इनके हिस्सा है वो इधर मिला सकती है, ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। और यदि चाहती है तो इनका हिस्सा यहाँ पर मिला देती है, ये क्या हो गया, राजस्थान हो गया। यदि सरकार मतलब कि संसद यदि चाहती है तो ये प्रकार काम कर सकती है, और यदि चाहती है दोनों हिस्सा निकाल के नए राज्य बना सकती है, कोई भी एक नया नाम दे सकती है ना। इस प्रकार काम कौन कर सकती है, केंद्र सरकार, है ना, कि जो संसद कर सकती है। जब ये काम संसद करेगी तो फिर क्या है, एकात्म की ओर झुकाव होगा ना एकात्म की ओर झुकाव, तब ये बात बनती है। आगे देखिए, बराबर समझ में तो आ रहा है, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, राज्यों को, सॉरी आपातकाल, पहले ये आपातकाल लिखते हैं, आपातकाल, है ना। ये क्या होता है आपातकाल, अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 352, 356, 360। ये क्या होता है, राष्ट्रीय आपात। क्या होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। और ये क्या होता है, राष्ट्रपति आपात। क्या होता है, राष्ट्रपति आपात, हो गए। और ये क्या होता है, वित्तीय आपात। क्या होता है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, है ना, हो गए ना। अब ये होती है आपातकाल।
इसके अनुसार अब ये सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता ना। अब इसमें कोई राज्यपाल कोई काम करता नहीं करता ना, सारा काम राष्ट्रपति करता ना। अब ये सारा काम राष्ट्रपति करेगा तो क्या संविधान है वो एकात्मक होगा या संघात्मक होगा? एकात्मक होगा ना। हम ये झुकाव किसकी ओर दिखाई देता है? एकात्मक की ओर झुकाव दिखाई देता है ना। 5 नंबर देखते हैं। राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं, होने का अधिकार नहीं है ना। मतलब राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि कोई राज्य चाहता है ना कि मैं अलग हूँ ना, जैसे अभी खालिस्तान चल रहा है ना, अभी खालिस्तान वाला चल रहा है कि हमारा अलग देश होना चाहिए ना। तो इस प्रकार ये मतलब किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाए, है ना। तो ये जब इनको किसी को भी अधिकार नहीं अलग होने का, तो क्या ये संघात्मक है या एकात्मक है? क्या है? संघात्मक है, अलग होने का अधिकार नहीं है। और छठा है राज्यों का अलग संविधान नहीं। क्या है? अलग संविधान नहीं, अलग संविधान नहीं, अलग संविधान नहीं। क्या है? नहीं है, ठीक है ना। संविधान नहीं। अब राज्य का कोई एक विशेष अलग संविधान नहीं है भाई। यहाँ तो एक संविधान है ना, भारत मतलब कि हमारा संपूर्ण संविधान, भारत का संविधान। क्या राज्य के लिए भी अलग संविधान है? अलग संविधान नहीं है ना। तो ये एकात्मक है या संघात्मक है भाई? हमको देखिए एकात्मक की ओर दिखाई देता ना, क्योंकि एक ही संविधान है, एकात्मक संविधान नहीं, सॉरी हमारा संविधान। राज्य के लिए अलग संविधान नहीं है, तब ये क्या है? एकात्मक संविधान है ना। क्या है? एकात्मक संविधान, शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली है ना। 7वां राज्य का राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं, एक समान प्रतिनिधित्व नहीं। यानी राज्यों को होता है उनको एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है, अलग अलग प्रतिनिधि। जैसे राज्यसभा में क्या है कि यूपी है, उत्तर प्रदेश है ना, उनको 31 उनकी सीटें 31 सदस्य दिए गए, 31 सदस्य हैं। और वही मणिपुर है, यानी मेघालय है ना, मिजोरम है, त्रिपुरा है ना, सिक्किम है। अब इनको क्या है? एक सदस्य दिया गया। क्या है? एक सदस्य, एक सीट दी गई है। यहाँ पर इनको 31 है, इनको एक है, तो क्या संघात्मक है संविधान? नहीं ना। जब इनको बराबर जब सदस्य दिए जाते हैं, जो इनको सदस्यता है वो बराबर दी जाती है, जो इनकी सीटें है वो बराबर दी जाती, तब क्या होता? संविधान संघात्मक होता है। इनके सबको बराबर अधिकार मिला, नहीं मिला ना, अलग अलग मिला ना। वो जनसंख्या के आधार में क्या मिला? किसी प्रकार मिला? जनसंख्या के आधार में। राज्य को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है ना, एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है। 8 नंबर राज्यसभा में नामांकित सदस्य। क्या है? नामांकित सदस्य। राज्यसभा में क्या? नामांकित सदस्य है 12 सदस्य 12 सदस्य। राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना। 12 सदस्य कौन नियुक्त कर? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तभी क्या, जब सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा में नामांकित सदस्य हो गया, देखिए एकात्मक संविधान हो गया ना। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होगी? एकात्मक शासन प्रणाली होगी। राज्यसभा में नामांकित सदस्य नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो मतलब राष्ट्रपति इसमें हिस्सा ले रहे हैं ना। अब राष्ट्रपति इसमें हिस्सा लेगा तो क्या ये संघात्मक होगा या एकात्मक होगा? क्या होगा? एकात्मक होगा। नंबर पॉइंट देखते हैं। दोहरी नागरिकता नहीं। अब मतलब कि किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं। कि राजस्थान वाला मध्य प्रदेश में जाएगा, अब देखिए ये राजस्थान वाला, ये जब मध्य प्रदेश में जाएगी, क्या इसको एक यहाँ पर नागरिकता लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी। क्या यहाँ वाला इधर आएगा, क्या नागरिकता लेगा? नहीं लेगा ना। जब ये नागरिकता नहीं लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता हो जाएगी। दोहरी नागरिकता नहीं है, अलग अलग प्रकार की नागरिकता नहीं है ना। फिर नंबर 10 पॉइंट देखते हैं। दोहरी
न्यायपालिका नहीं। क्या है? न्यायपालिका नहीं, है ना। 9वां पॉइंट है दोहरी न्यायपालिका नहीं। न्यायपालिका एक ही है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्याय करने वाली हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या एक ही है ना। हालांकि अलग अलग राज्यों में सुप्रीम कोर्ट है, नहीं है ना, पता हाई कोर्ट है, लेकिन मेन जो जगह है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक ही है ना, न्यायपालिका। तो इस प्रकार एक है, इसलिए हमारा क्या है? संघात्मक एकात्मक संविधान है। क्या है? एकात्मक संविधान है। 10वां, लोक सेवाओं में संबंध है ना, लोक सेवाओं में, अरे ये सही है ना, लोक कल्याणकारी। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। अब हमारा संविधान क्या है? जो हमारा मतलब केंद्र सरकार है, संघ है, वो क्या लोक कल्याणकारी कार्य करता है। अब ज्यादातर आप देखेंगे जो केंद्र सरकार है वो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। जब ये काम केंद्र सरकार नहीं करती, ये काम जो राज्य को सौंपे जाते हैं ज्यादातर, तो फिर वो क्या संघात्मक संविधान होता है। अब लोक कल्याण के कार्य राज्य सरकार भी करती है ना, अब जब नहीं सॉरी केंद्र सरकार भी करती है। जब लोक कल्याणकारी कार्य केंद्र सरकार करेगी, क्या होगी? लोक कल्याणकारी राज्य होगा। क्या होगा? लोक कल्याणकारी राज्य होगा। ग्यारहवां, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है ना। अवशिष्ट शक्ति जो एक अलग प्रकार की शक्ति होती है, अवशिष्ट शक्ति, हाँ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस प्रकार इनके अलावा जो अवशिष्ट शक्ति होती है, जो अलग प्रकार के और भी इसके अलावा जो कानून होते हैं, जो विधि होते हैं, नियम होते हैं, है ना, उन पर जो कानून बनाएगी, वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। उस पर जो कानून है वो राज्य सरकार नहीं बना सकती, वो बनाएंगे ना केंद्र सरकार। तो क्या हमारा संविधान संघात्मक होगा या एकात्मक होगा? क्या होगा? एकात्मक होगा। क्या होगा? एकात्मक संविधान होगा। विशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किस पर है? राज्य सरकार, मतलब कि केंद्र सरकार पर। किस पर? केंद्र सरकार पर। इस प्रकार ये क्या है? एकात्मक संविधान, एकात्मक शासन प्रणाली के ये सारे अंग है ना। ये मतलब कि इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान क्या है ना। तो हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों ही रूप लेता है, और यदि आवश्यकता पड़ने पर हमारा संविधान क्या है? एकात्मक हो जाता है। यानी यदि परिस्थितियाँ, यदि आपातकाल, है ना, यदि किसी राज्य में अव्यवस्था फैल जाना, जैसे अब कोरोना वगैरह आया था ना, तो इसमें जो केंद्र सरकार ने जो बोल दिया वो सारे काम वही करते ना, उसके अनुसार चलते थे। तो वो क्या है? एकात्मक झुकाव है ना, एकात्मक संविधान दिखाई देता है ना, एकात्मक शासन प्रणाली दिखाई देती है। क्या देखती है? एकात्मक शासन प्रणाली हमको दिखाई देती है। और अगली हम बात करेंगे, जो अगली हम क्लास अगली वो इसके बारे में बात करेंगे, संविधान की विशेषता हो गई है, अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इतने लंबी टाइम तक हमारे मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। थैंक यू।